Namaskar Mitra, I am Dr. Milind Tapodan and I welcome all of you on this unique topic of Introduction to Ayurveda Astrology Part 2. I will like to thank once again Sri Dr. Prerak Shah and IULink Ayurveda Hospital Management team who allowed me to represent this unique webinar on Introduction to Ayurveda Astrology Part 2. In the first part, we have seen that how Ayurveda and astrology both are connected, how we can use Ayurveda astrology and how we can use astrology in Ayurveda. We also see in this part 1 that how both are closely connected and how we can use to treat the diseases, to cure the diseases. In this webinar part 2, we will see the case studies, how we can link the case with the symptoms and with the astrological charts. We will start it by linking the planets, the houses and the diseases step by step. So now start. Here we are watching the एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट ऑफ द पेशेंट हु वाज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्यूलोसिस। ये जो पेशेंट है वो राज्यक्षमा से पीड़ित था। अगर हम इसमें देखें तो ये जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है हम इसमें देखेंगे कि यहाँ टोटल 12 हाउसेस यहाँ पे देखे गए हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, 9, 10, 11 एंड 12 वो एक्चुअली राशि के नंबर है। हाउसेस जो है वो एक जगह पे फिक्स रहते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो फोर्थ हाउस है वो लंग्स के साथ कनेक्टेड है। फोर्थ हाउस जो है वो हार्ट के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे जो ये पेशेंट था जो राज्यक्षमा से पीड़ित था तो उसका जो फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, द लॉर्ड ऑफ द फोर्थ हाउस हैज़ बीन प्लेस इन द 9th हाउस। ये जो है वो 9वें घर में बैठा नीच के गुरु के साथ बैठा हुआ है। यहाँ पे हम देखेंगे कि गुरु जो है जो सबसे पॉजिटिव ग्रह माना जाता है वो यहाँ पे नीच का होके बैठा हुआ है और जो ग्रह है जो लंग्स को रिप्रेजेंट करता है वो भी उसके साथ बैठा हुआ है। अगर हम इसमें और भी ज़्यादा तरह से देखें तो राहु की पंचम दृष्टि गुरु और सूर्य की ये युति पे पड़ रही है। राहु's fifth aspect is on Guru and Sun. It shows that the Sun is heavily influenced by the negative planets. और एक चीज़ हम यहाँ पे लिंक कर सकते हैं कि जो सूर्य का प्लेसमेंट है वो अपने हाउस से 6th हाउस पे है, यानी ये दर्शाता है कि सन की पोजीशन यहाँ पे काफ़ी वीक हो चुकी है, जिसके कारण ये जो पेशेंट है वो ट्यूबरक्यूलोसिस से पीड़ित हुआ। इसके साथ साथ आयुर्वेद में अष्टोनिंदितीय पुरुष भी बताया गया है। उसमें बताया गया है कि ऐसे 8 आदमी जो अति स्थूल है, अति क्रूश है, अति रस्व है, अति दीर्घ है, अति गौर है, अति कृष्ण है, वो सभी जो आदमी है वो सबसे ज़्यादा डिसीज़ के लिए प्रोन होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो नीच का गुरु बैठा हुआ है इसके कारण ये व्यक्ति अति क्रूश की कैटेगरी में आता है। अति क्रूश यानी ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही स्लिम रहता हो, वो बहुत ही लीन रहता हो, उसके शरीर में फैट की कमी रहती है। जहाँ जहाँ भी गुरु बैठता है, जहाँ जहाँ गुरु स्ट्रांग होता है वहाँ पे वो व्यक्ति में फैट ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे गुरु अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है। द जुपिटर इज डेबिलिटेटेड हियर, therefore this patient comes into the debilitated Jupiter category and therefore the two reasons get mixed up. First is the debilitated Jupiter, second is close connection with Sun, and third is Rahu's 5th aspect to the Sun. This caused the patient the tuberculosis. यहाँ पे डॉट्स की ट्रीटमेंट के साथ साथ
हमने उनको ये बोला कि आप इसके साथ साथ अपने सन को भी स्ट्रेंथन कीजिए, आप इसके साथ साथ सन को पॉजिटिव एनर्जी मिले ऐसी कुछ चीज़ कीजिए। अभी जो पेशेंट है वो अपने सिम्टम से मुक्त हो चुके हैं और जो उनको नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो रहा था उससे उनको अभी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। सेकंड हम यहाँ पे केस देखेंगे कि जो मेंटल डिसीज़ का केस है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो जो व्यक्ति उन्माद से ग्रसित होते हैं, जो जो व्यक्ति मेंटल रिटार्डेड होते हैं, ये जो कुंडली है वो एक ऐसे व्यक्ति की है जो मेंटली रिटार्डेड है। यहाँ पे हम देखेंगे कि फर्स्ट हाउस है वो व्यक्ति की विचारों का घर है, फर्स्ट हाउस है वो व्यक्ति के अपीयरेंस का घर है, फर्स्ट हाउस है ये वो दिखाता है कि व्यक्ति सेन क्वालिटी का रहेगा या इंसेन क्वालिटी का रहेगा। यहाँ पे हम देखें तो उसके फर्स्ट हाउस में चंद्रमा नीच का बैठा हुआ है। द मून इज डेबिलिटेटेड हियर। मून इज ऑल्सो द सिग्निफिकेटर ऑफ द माइंड। मून जो है वो मन का कारक है और यहाँ पे मून अपनी सबसे निकृष्ट राशि में बैठा हुआ है। अगली और एक चीज़ अगर हम देखें तो जो फर्स्ट हाउस का स्वामी है वो है मंगल, और मंगल भी यहाँ पे नीच का बैठा हुआ है अपने से 9वें घर में। यानी दो प्लैनेट एक साथ डेबिलिटेटेड कैटेगरी में आ रहे हैं, यानी ये पर्सन जो है वो मेंटली रिटार्डेड सिम्टम्स फील कर रहा है। और एक चीज़ अगर हम यहाँ पे नोट करें तो वो है कि जुपिटर भी यहाँ पे डेबिलिटेटेड है, यानी मंगल को पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ साथ ये जो पर्सन था उनको एपिलेप्सी का भी अटैक्स आते थे, और जब जब भी एपिलेप्सी आता था तब तब उनके हाथ और पैर पे उनका कंट्रोल नहीं रहता था, जिसके कारण उनको मल्टीपल फ्रैक्चर्स भी होते थे। तो यहाँ पे हम देखें तो सन जो है और सैटर्न जो है वो दोनों कुछ कुछ हिसाब से बोन्स के साथ रिलेटेड है। जब जब इन दोनों का कनेक्शन कोई नेगेटिव प्लैनेट्स के साथ होता है, जब जब इन दोनों का कनेक्शन कोई ऐसे प्लैनेट के साथ होता है जो उनमें मेलिफिक इन्फ्लुएंस बढ़ा देता है, तब तब इन लोगों में मल्टीपल फ्रैक्चर्स देखे जाते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो उनके केतु और सैटर्न जो साथ साथ बैठे हुए हैं वो भी इसी के कारण बोन का डिसऑर्डर भी पैदा कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति में कोई भी पॉजिटिव प्लैनेट्स की इम्पैक्ट नहीं है। इसके कारण हम एस्ट्रोलॉजिकली या तो फिर उनको मेडिकली भी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाए। लेकिन इसमें जब चंद्रमा का उनको पॉजिटिव इफेक्ट दिया गया, जब जब उनको बोला गया कि आप चंद्रमा धारण कीजिए, तो उन जो का एपिलेप्सी का जो अटैक था वो यहाँ पे कम होता हुआ नज़र आया। थर्ड चीज़ है कि चाइल्ड बर्थ इश्यूज़ यहाँ पे कैसे होते हैं। आप जब भी अपनी ओपीडी में बैठे रहे होंगे तब आपने देखा होगा कि इनफर्टिलिटी के केसेस सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एस्ट्रोलॉजी में फिफ्थ हाउस जो है वो चाइल्ड बर्थ के साथ इंक्लूडेड है। वो बताता है कि चाइल्ड बर्थ है वो कैसे कहीं पे प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, कहाँ कहाँ पे आप उसमें मिस कैरेजेस देख सकते हैं, कहाँ कहाँ पे आप ऑब्स्ट्रक्शन देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो फिफ्थ हाउस के अंदर सन जो है वो अपनी डेबिलिटेटेड कैटेगरी में बैठा हुआ है, और सन और मार्स एक दूसरे के साथ है। सन एंड मार्स आर इन क्लोज कंजक्शन विथ ईच अदर। दिस कॉज द पेशेंट टू हैव द इनफर्टिलिटी। यहाँ पे उनको दवाइयों के साथ साथ सन को स्ट्रेंथन करने का और एक ग्रह चिकित्सा बताई। अभी वो उन्होंने कंसीव कर लिया है और अभी उनकी प्रेगनेंसी अच्छी रहे, इसलिए हमने मार्स का भी उनको पॉजिटिव मंत्र बताया कि इस मंत्र का उच्चार करने से, इस तरह का डोनेशन देने से आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंस से राहत मिल पाएगी। ये जो चार्ट है वो एक और चार्ट है जो भी चाइल्ड बर्थ की इश्यू के साथ ही लिंक है। यहाँ पे भी जो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है वो 12th हाउस के अंदर बैठा हुआ है। जो 12th हाउस है वो लॉस और एक्सपेंडिचर के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे भी नीच का चंद्रमा बैठा हुआ है और यहाँ पे भी उनको राहु की दृष्टि आ रही है। इसके कारण इन व्यक्ति को प्रेगनेंसी के दौरान इश्यू हो रहा था, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि उनको मिस कैरेज की ओर ले जाती थी। यहाँ पे उनको जुपिटर जो उनका स्ट्रॉन्ग था उसकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने के लिए उनको उपाय बताए गए, और उनको चाइल्ड बर्थ के दौरान जो जो इश्यू आता था वो उनकी दवाइयों के साथ साथ उन्होंने अप्लाई किया और यहाँ पे उनको सफलता प्राप्त हुई।
इसके साथ साथ आयुर्वेद में देखा जाता है कि कष्टार्तव होता है, डिसमेनोरिया जिसको बोला जाता है, और पीसीओडी, ये दोनों जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज होते हैं, ऐसा एक चार्ट हमारे पास अभी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे देखा जाए तो सैटर्न और राहु ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज कनेक्शन में बैठे हुए हैं। सैटर्न जो एक प्लैनेट है वो इसमें दिखाता है कि कोई भी चीज़ कैसे रिस्ट्रिक्ट होती है। राहु जो है वो बताता है कि कोई भी चीज़ कैसे एक्सपांड होती है। यानी दोनों जो प्लैनेट्स है वो एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफरेंट कैटेगरी के हैं, कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव के हैं। जब सैटर्न और राहु दोनों एक साथ बैठते हैं तब एक प्लैनेट जो है वो एक्सपांशन की बात करता है और दूसरा प्लैनेट है वो रिस्ट्रिक्शन की बात करता है, जिसके कारण ये जो लेडी थी वो पीसीओडी से जूझ रही थी। साथ साथ उनको कष्टार्तव यानी कि डिसमेनोरिया की भी समस्या थी। यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्स उनका 8th हाउस में बैठा हुआ है। जब उनको सैटर्न और राहु ये दोनों को ठीक करने की दवाई दी गई, सैटर्न और राहु जब एक साथ बैठते हैं तब उसको श्रापित दोष बोला जाता है। तो उनको दवाइयों के साथ साथ ये जो शापित दोष है उनको ठीक करने का भी चिकित्सा बताई गई। साथ साथ उनकी मार्स की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको भी हील करने के लिए उनको बोला गया कि इस जगह पे आप डोनेशन दीजिए, जिसके कारण उनको कष्टार्तव में और पीसीओडी में दोनों में अभी अच्छा परिणाम मिल रहा है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो बात हुई वो ऐसे ऐसे व्यक्तियों की हुई कि जो अपने रोग लेके, अपने डिसीज़ लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी चीज़ है कि आप उनको बता सकते हैं कि भविष्य में आपको क्या क्या रोग हो सकते हैं, क्या क्या इनकी पॉसिबिलिटीज़ है। जैसे ये जो पर्सन है वो हमारे सामने उपस्थित हुआ कि उसके पास कोई भी अभी रोग नहीं था, उनको कोई साइंस या सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने चार्ट के हेल्थ एनालिसिस के लिए बताया कि मुझे भविष्य में कौन से रोग हो सकते हैं, इसके बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि सैटर्न और मार्स, शनि और मंगल एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। सैटर्न एंड मार्स आर क्लोजली कनेक्टेड विथ ईच अदर इन फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस इज रिलेटेड विथ लंग्स, फोर्थ हाउस इज रिलेटेड विथ द हार्ट। तो उनको बताया गया कि आपको अपने हार्ट के बारे में सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपका सबसे नेगेटिव हाउस आपकी कुंडली के अनुसार देखा गया है। यानी तभी उन्होंने अपने हार्ट के रिलेटेड जो चिकित्सा है, अपने हार्ट के रिलेटेड जो कोई भी प्रिवेंशन है वो उन्होंने लेना चालू कर दिया। यानी जब भी उनकी मार्च की महादशा चालू होगी जो 2021 से चालू होने वाली है, उसके दौरान उनको जो कोई भी नेगेटिव इवेंट ड्यू टू हार्ट होने वाला था वो हम उसको कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब उन्माद होता है, जब स्क्रिजोफ्रेनिया भी जिसको बोला जाता है, जहाँ पे व्यक्ति की सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ जाती है, दिस पेशेंट वॉज सफरिंग फ्रॉम स्क्रिजोफ्रेनिया, is still facing the schizophrenia and he has done many attempts to do suicide। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस पे क्या था कि जिसके कारण ये व्यक्ति स्क्रिजोफ्रेनिक टेंडेंसी के तरफ गया। तो यहाँ पे हम देखें तो 6th हाउस जो है व्यक्ति का, वो उसके रोग का स्थान है। वो ये बताता है कि कैसे रोग हो सकता है और किस तरह का रोग हो सकता है। तो यहाँ पे चंद्रमा जो है वो नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट माना गया है, लेकिन ये जो नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है वो यहाँ पे रोग स्थान का स्वामी है। ये बताता है कि चंद्रमा जो आपको पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा था वो अभी नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है। हियर वी कैन सी दैट मून इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ राहु एंड मार्स। राहु और मंगल ये दोनों एकत्रित होके चंद्रमा के ऊपर नेगेटिव असर जो है वो बढ़ा रहे हैं। Second thing here we can note here is that the 12th house is affected by negative planets. It's Saturn, Mercury, Ketu and son of Saturn, Gulik. Due to this, the negative influence on the mental health increases. ये बता रहा है कि इसके कारण जो नेगेटिव इश्यू है, जो व्यक्ति अपनी सुसाइडल टेंडेंसी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। Here we can see that the guru is placed in the first house। यानी इनकी अगर सुसाइडल टेंडेंसी आपको कम करनी है, अगर आपको ये बताना है कि गुरु जो है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए,
तो व्यक्ति को जो स्किज़ोफ्रेनिक साइंस एंड सिम्टम्स है, जो उनको उन्माद के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उनमें कुछ कमी हो सकती है। यानी उनको गुरु को दृढ़ करने की चिकित्सा दी गई, उनको बताई गई कि ये जो है अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग कीजिए, तो जो आपकी स्किज़ोफ्रेनिक टेंडेंसी है वो आप कम हो पाएगी। अभी एक और कुंडली हम देखेंगे। ये जो पर्सन है वो ल्यूकेमिया से पीड़ित था, यानी उनको ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ था और उसके बाद उन्होंने कीमोथेरापी ली थी, रेडिएशन थेरापी उन्होंने ली थी। लेकिन ये जो पेशेंट था वो हमारे सामने आया और उन्होंने बोला कि ये मेरा जो डिसीज़ है वो अभी के लिए ख़त्म हो चुका है, लेकिन भविष्य में ये क्या वापस आ सकता है? आर देयर एनी चांसेस दैट इट कैन रीअपियर अगेन? जब हमने उनकी विंशोत्तरी दशा देखी तब उन्होंने बताया कि उनका जो डिसीज़ था वो 2019 के दौरान उनका डिटेक्शन हुआ था, जो कि उनका गुरु और बुध का टाइम पीरियड था। मर्क्यूरी यहाँ पे डेबिलिटेटेड है, मर्क्यूरी यहाँ पे नीच है और गुरु जो है वो वक्री है, जिसके कारण उनको ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस से गुजरना पड़ा। लेकिन बुध की महादशा अंतरदशा खत्म होने के बाद भी वो केतु की अंतरदशा में एंटर कर रहे हैं। यानी उनको बताया गया है कि ये जो डिसीज़ है इसका मैक्सिमम चांसेस है कि वो रीअपियर हो सकता है। यानी आप कोई भी छोटे से साइंस या जो सिम्टम्स हैं उसको आप अवॉइड मत कीजिए, और जब भी आपको लगे कि आपको कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो रही है तो आइए। जब ये टाइम गुजर जाएगा तब आपको ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस है उससे भी मुक्ति मिल पाएगी। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो 8 आई इश्यू, ये जो पेशेंट है उन्होंने अपने आइज़ के जो नंबर्स होते हैं, आइज़ के जो पावर होते हैं, उनको रिमूव करवाने के लिए ऑपरेशन करवाया था, लेकिन उनके बाद उनको विज़न में इश्यू हो रहा था। इसके लिए अगर हम देखें तो केतु और मून जो है वो सेकंड हाउस में साथ साथ बैठे हुए हैं। अगर हम उनका 12th हाउस देखें तो यहाँ पे गुलिक बैठा हुआ है, यानी ये सेकंड हाउस एंड 12th हाउस ये दोनों एक साथ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहे हैं। उस मून का जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो भी यहाँ पे मिसिंग है। सैटर्न जो है वो यहाँ से तीसरी दृष्टि से 12th हाउस को देख रहा है, जिसके कारण इनको ये जो ऑपरेशन है वो उनका सक्सेसफुल नहीं हुआ और फिर बाद में उनको काफ़ी चिकित्साएं करनी पड़ी। यहाँ पे आयुर्वेद एस्ट्रोलॉजी में उनके मून को स्ट्रॉन्ग किया गया और इसके साथ साथ उनको सेकंड हाउस और 12th हाउस में जो नेगेटिव एनर्जी है इसको रिमूव करने के लिए उनको दिया गया कि आप ये रेमेडीज़ को फॉलो कीजिए, तो उनको इसका पॉजिटिव इफेक्ट मिला। सेकंड ये जो चार्ट है इसमें भी हम देख सकते हैं कि इनको भी आइज़ का काफ़ी इश्यू था। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो जो सेकंड हाउस है यहाँ पे सैटर्न और मून दोनों एक साथ है, यहाँ पे वो विष योग बना रहे हैं। अगर हम 12th हाउस में देखें तो सन और मर्क्यूरी साथ है। सन और मर्क्यूरी मोस्टली पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन यहाँ पे सन जो है वो नीच का है और जो 12th हाउस का लॉर्ड है वो 11th हाउस में बैठा हुआ है। सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो वक्री होकर बैठा हुआ है। तो यहाँ पे भी व्यक्ति को आइस के रिलेटेड इश्यू था। इनको ये प्रिस्क्राइब किया गया कि आप अपने सेकंड हाउस और 12th हाउस के अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है वो इंक्रीज करने की ज़रूरत होती है। इसके कारण हम जो है नेगेटिव इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी ये दोनों को अगर हम इकट्ठे करते हैं, इन दोनों का जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट है वो हम बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, तो कैसे कोई रोग है जो अभी आपके सामने रोगी लेके उपस्थित हुआ है, आप उनको पॉजिटिव इफ़ेक्ट दे सकते हैं। साथ साथ अगर रोग खत्म भी हो गया है तो वो फिर से ना हो, या फिर कोई ऐसा टाइम पीरियड जिसमें वो रोग फिर से होने की संभावना है, उसमें भी आप रोगी को आगाह कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ऐसा कोई रोग है जो अभी रोगी के सामने उपस्थित नहीं हुआ है लेकिन अभी वो उपस्थित होने की संभावना है, तो अगर
रोगी को आप इतनी चीज़ें बता सकते हैं तो रोगी इसके हिसाब से अपनी दिनचर्या में इसके हिसाब से अपने साइंस और सिम्टम्स को ज़्यादा गौर करता है, जिसके कारण नेगेटिव इम्पैक्ट से उनको राहत मिल सकती है। जैसे अगर आप किसी को बताते हैं कि आपको हार्ट डिसीज़ होने की संभावना है, अगर इसके रिलेटेड कोई भी साइंस और सिम्टम्स आपके सामने रिप्रेजेंट होते हैं तो इनको आप हल्के में मत लीजिएगा, इनको आप इग्नोर मत कीजिएगा। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बार देखा गया है कि जो हार्ट डिसीज़ से रिलेटेड पेशेंट होते हैं वो मोस्टली इग्नोर करते हैं, वो उनको इस तरह से लेते हैं कि ये कोई नॉर्मल सा कोई साइंस एंड सिम्टम्स है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसके रिलेटेड वो पेशेंट्स को ट्रीट करें, उनके रिलेटेड पेशेंट्स को गाइड करें, तो हम उनको अच्छी तरह से ये चीज़ें बता सकते हैं, हम अच्छी तरह से ये चीज़ें गाइड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे जिन जिन कुंडलियों का डिस्कशन किया वो एक प्राइमरी है, इसके साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को रहती है कि जैसे वो किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, अभी का ट्रांजिट क्या चल रहा है, अभी महादशा क्या चल रही है, विंशोत्तरी में कौन सी दशा है, अष्टोत्तरी में कौन सी दशा है, इसके साथ साथ कालचक्र में कौन सी महादशा है। ये सभी चीज़ें हम कंटिन्यूसली इसमें देख सकते हैं। जैसे जैसे हम उसके डीप उतरते जाएंगे वैसे वैसे हम उसको और अच्छे तरीके से हम उसको देख पाएंगे। तो मित्रों, ये था इंट्रोडक्शन टू आयुर्वेद एस्ट्रोलॉजी पार्ट 2। अगर आपको इसके रिलेटेड और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको इसके रिलेटेड और ज़्यादा सीखने की तमन्ना है, तो कृपया हमें मैसेज के ज़रिए, कृपया हमें कमेंट के ज़रिए बताएं, जिसके कारण हमने ये जो काम चालू किया है उसको आगे बढ़ा सके। थैंक यू वेरी मच।